नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे रहिएगा। एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। यानी कह रहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। और देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है -40°C, बी ऑप्शन है 0°C, सी ऑप्शन है -40° और डी ऑप्शन है 40। अब देखिए कहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, यानी दोनों एक समान होगा किस तापमान पर। इसका आंसर होगा -40°C। अब देखिए नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं कैसे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि C-0 बट्टा 100 माइनस 0, K माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273, F माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32। इसके बाद होता है R माइनस 0 बट्टा 80 माइनस 0। यानी हम बोले इसका एक फार्मूला होता है C-0 बट्टा 100 माइनस 0, K माइनस 273 बट्टे 373 माइनस 273, F माइनस 32 बट्टे 212 माइनस 32, R माइनस 0 बट्टे 80 माइनस 0। अब देखिए कि इसमें हमको कह रहा था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान पठन दर्शाएगा। अब देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को बराबर कर दीजिए। तो बराबर कर दिए यहाँ से C-0 बट्टा 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32। अब कह रहा है कि किस तापमान पर, तो हम आपको बताएं कि -40°C पर। अब या तो आप सेल्सियस की जगह -40 रख दीजिए या तो आप फ़ारेनहाइट की जगह -40 रख दीजिए। काहे कि दोनों क्या है बराबर है। तो एक की जगह रख लीजिए और दूसरे निकाल के देखिए -40 आ रहा है। तो देखिए हम इसके जगह रख देते हैं -40 बट्टा 100 में से 0 जाएगा कितना होगा 100 बराबर F को ऐसे छोड़ दीजिए फ़ारेनहाइट को और -32 बट्टा 212 में से 32 को घटा दीजिए कितना होगा 180। अब इसको काट दीजिए। तो देखिए इसको काटिएगा तो 20 से काटिएगा 5 बार और 20 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो कितना बार में 5 8 40 और इसको इधर लाके गुना कर दीजिए 9 8 कितना होगा 72। यानी हम लिख सकते हैं कि -72 बराबर F माइनस क्या 32। अब इसको इधर लाके जोड़ दीजिए F बराबर क्या होगा -72 अब प्लस 32 बराबर क्या होगा -40°C। तो देखिए -40°C पर फ़ारेनहाइट भी कितना है -40। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, तो -40। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरण क्या है। तो देखिए करेंगे इंफ्रारेड किरण क्या है। इंफ्रारेड रे क्या है और इसका हिंदी होता है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुदैर्ध्य तरंग, बी ऑप्शन दिया हुआ अनुप्रस्थ तरंग, सी ऑप्शन है यांत्रिक तरंग और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इंफ्रारेड जो किरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए पूछ रहा था कि इंफ्रारेड किरणें क्या है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसमें आता है गामा किरण, गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, एक्स, इसके बाद पराबैंगनी, पराबैंगनी, इसके बाद दृश्य और इसके बाद अपराग किरण, अपराग, इसके बाद सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर आता है गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य, अपराग, सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। और ये सभी किरण की जो प्रकृति होता है यानी नेचर होता है वो अनुप्रस्थ होता है। ये सभी का नेचर जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो नेचर होता है कैसा होता है अनुप्रस्थ होता है। तो बता दीजिए हमसे पूछ रहा था इंफ्रारेड किरणें क्या है। कह रहा था इंफ्रारेड किरण और इंफ्रारेड का हिंदी होता है अवरक्त किरण। और अवरक्त किरण पूछ रहा था क्या है। तो अवरक्त किरण क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए यहाँ अवरक्त किरण क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में 0 डिग्री सी पर तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो आपको पता होगा कि ध्वनि की चाल होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि 332 मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ 331 मीटर पर सेकेंड और बी ऑप्शन दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड और सी ऑप्शन दिया हुआ है 330 मीटर सेकेंड और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि 331 मीटर सेकेंड। और आपको पता है कि ध्वनि की जो चाल होता है वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। और देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो लगभग दिया हुआ है 331 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग जो होता है वो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर होगा 331 मीटर पर सेकेंड। आप बोलिएगा कि यहाँ भी 331 है, लेकिन ध्वनि गति का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है और यहाँ मीटर सेकेंड है। तो इसको देख करके मारिएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सब होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया प्रीत लोगों द्वारा किया जाता है। तो देखिए एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष इसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की बात करें जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष की बात करें जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और जरा दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है। और देखिए पूछ रहा था कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो प्रयोग करता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का। और इसकी बात करें तो ये द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करता है, द्विफोक्सी लेंस का। तो देखिए पूछ रहा था कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष तो किस लेंस का? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष पूछते तो क्या होता? उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष पूछता तो क्या? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस में दो लेंस लगाता है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, उसी को कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है कैलोरी, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए बी ऑप्शन है केल्विन, केल्विन में ताप को मापा जाता है और ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। और ताप का अगर सीजीएस मात्रक पूछे, सीजीएस मात्रक, तो इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो सेल्सियस होता है, सेल्सियस। अब देखिए एक ऑप्शन दिया एम्पियर्स, एम्पियर्स की बात करें तो धारा को एम्पियर में नापा जाता है और धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, धारा का ऐसा ही मात्रक जो है वो है एम्पियर, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। तो देखिए अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर, यानी सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कि करंट का लॉस नहीं होगा तो वो सुपर कंडक्टर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होगा। तो देखिए प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का विरोध करता है, यानी चालन का विरोध करता है। प्रतिरोध होगा तो विरोध होगा, यानी प्रतिरोध एक प्रकार का विरोध करने का गुण होता है। तो देखिए चालकता जो होगा वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है,
चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विरोध बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा चालकता घट जाएगा, और अगर प्रतिरोध घट गया तो प्रतिरोध घटेगा तो विरोध कम होगा तो चालकता क्या होगा, जयदेव। और अगर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा तो चालकता अनंत हो जाएगा, और जब चालकता अनंत हो जाएगा तो इसी को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान ऋणात्मक, नहीं प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होवे नहीं करता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन प्रतिरोध का मान बहुत कम, अगर प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा तो इसमें विरोध होगा, और विरोध होगा तो चालकता क्या होगा, चालकता होगा जयदेव, लेकिन फिर भी विरोध होगा तो वो सुपर कंडक्टर नहीं होगा। और सी ऑप्शन है कि प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा तो फिर विरोध होवे करेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान शून्य होगा, अगर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा तो चालकता क्या होगा, अनंत होगा। यानी प्रतिरोध अगर शून्य हो जाए तो विरोध होवे नहीं करेगा, जब विरोध होगा नहीं तो करंट का लॉस नहीं होगा, और जब करंट का लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आए तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसकी बात कहती है अस्थायी होता है, और इसकी बात कहती है अस्थायी होता है, अस्थायी। अभी हम बोले कि परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आए, तो एक बार परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आए, इसका मतलब अस्थायी है। और इसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, ये क्या है, अस्थायी है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ जब पिघलेगा तो किस में बदलेगा, पानी में, और फिर पानी को क्या करना है, जमा दीजिएगा, फिर किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो देखिए बर्फ से पानी बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, फिर पानी से बर्फ बन जाएगा, तो परिवर्तन हुआ है, और फिर परिवर्तन के बाद उसी अवस्था में आ जाएगा तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें आता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब देखिए कि दूध से दही बन जाएगा, फिर आप दही से दूध बना सकते हैं, नहीं, तो दूध से दही बनना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए हम ऑप्शन से छाट के बताते हैं आपको। पहला ऑप्शन है कि अंगूर का किण्वित होना। तो देखिए किण्वन का मतलब होता है सड़ना, तो देखिए अंगूर सड़ जाएगा, तो जब अंगूर सड़ जाएगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का है कि परिवर्तन होने के बाद फिर पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। यानी अंगूर सड़ गया, अब फिर सड़ा हुआ तो अंगूर हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ये जो अंगूर का सड़ना है क्या है, अंगूर का सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद बी ऑप्शन कह रहे हैं कि फलों का पकना, यानी फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना। तो मान लीजिए कोई फल है जो पक गया, तो कोई फल है पक गया, अब पका हुआ फल से फिर कच्चा फल हो जाएगा, नहीं, परिवर्तन हो गया, अब परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा, कच्चा फल था पक गया, अब पका हुआ से कच्चा नहीं होगा, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, अंगूर का सड़ना रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, और एक ही ऑप्शन है बर्फ का पिघलना जो कि क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान डैश है। तो देखिए कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी इस फार्मूला का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए अगर आपको पता होगा कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप इसका द्रव्यमान बता सकते हैं। अगर आपको इसका द्रव्यमान नहीं पता होगा, इसमें जो तत्व है ये परमाणु है, इसका द्रव्यमान अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसका द्रव्यमान नहीं बता सकते। तो देखिए यहाँ कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। कैल्शियम का होता है 20, 40 और ऑक्सीजन का होता है 8, 16। ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला जो होता है वो परमाणु भार होता है।
अब देखिए इसका द्रव्यमान पूछ रहा था, कैल्शियम का होता है 40, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ दीजिए 40 और 16 कितना 56। देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 5.6 और बी ऑप्शन है 56 यूनिट। तो ये जो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ये यूनिट होता है। और देखिए कि एक ऑप्शन है 56 ग्राम, अगर ये यूनिट ऑप्शन में नहीं होता तो आप 56 ग्राम मार सकते थे, लेकिन अगर यूनिट होगा तो ग्राम नहीं मारिएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करता, यानी कह रहे हैं कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो यानी ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सामग्री की घनता, सामग्री की घनता, और बी ऑप्शन है सामग्री की आयाम, सामग्री की आयाम, और सी ऑप्शन है यांत्रिक तरंग, घर्षण, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए पूछ रहा था क्वेश्चन कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऊष्मा का जो चालन होगा वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। सामग्री की घनता पर निर्भर करता है, सामग्री के आयाम पर भी निर्भर करता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है, ये घर्षण पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए